नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सिंपल वे स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम 8 फरवरी 2024 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, फरवरी 2024 में किसके द्वारा EDCIL विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? तो ये शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 6 फरवरी 2024 को EDCIL विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम की शुरुआत की है। इससे आर्थिक रूप से वंचित वर्ग के छात्रों के लिए शिक्षा की पहुंच को सुनिश्चित किया जा सकेगा। ठीक है, EDCIL क्या है? तो इसे पहले एजुकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। ये भारत के शिक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में भारत में एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और ये मिनी रत्न की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो जो विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम है उसको EDCIL के द्वारा जो है स्पॉन्सर किया गया है। ठीक है, विद्यांजलि कार्यक्रम की बात करें तो विद्यांजलि कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सितंबर 2021 में शुरू किया गया था। विद्यांजलि स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग के तहत शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का एक अनूठा स्कूल स्वयंसेवी प्रबंधन कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र और समुदाय की मदद लेकर सरकारी स्कूलों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अपनी सीमा पर बाड़ लगाने का फैसला किया है? तो भारत ने म्यांमार की सीमा पर बाड़ लगाने का फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मुताबिक भारत सरकार ने म्यांमार से लगी 1643 किलोमीटर लंबी सीमा पर बाड़ बनाने का फैसला किया है। मणिपुर के मोरे में 10 किलोमीटर की दूरी पर पहले से ही बाड़ लगा दी गई है और हाइब्रिड निगरानी प्रणाली का उपयोग करने वाली 2 पायलट परियोजनाएं यहां पर चल रही हैं। तो जो 2 पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर ये 10 किलोमीटर की बाड़ बनाई गई है। भारत सरकार ने संपूर्ण भारत म्यांमार सीमा पर एक उन्नत स्मार्ट बाढ़ प्रणाली लागू करने के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। नई प्रणाली भारत म्यांमार सीमा पर फ्री मूवमेंट रिजीम नीति को समाप्त कर देगी। ठीक है, भारत म्यांमार सीमा 1643 किलोमीटर फैली है और ये 4 राज्यों से लगती है, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। दक्षिण एशिया की पहली पेशेवर महिला हैंडबॉल लीग का आयोजन कब किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा 2025 में। नई दिल्ली में 6 फरवरी 2024 को दक्षिण एशिया की पहली पेशेवर महिला हैंडबॉल लीग का अनावरण किया गया। ठीक है, और इसका लोगो जो है जारी किया गया। तो यह है वुमेन हैंडबॉल लीग का लोगो। ठीक है, इस पहली पेशेवर महिला हैंडबॉल लीग में कुल 6 टीमें शामिल होंगी। दक्षिण एशिया की पहली पेशेवर महिला हैंडबॉल लीग जनवरी 2025 में शुरू होगी। ठीक है, इसमें भारत के अलावा एशिया, यूरोप और अफ्रीका के स्टार खिलाड़ी भाग लेंगे। इस लीग का आयोजन दक्षिण एशियाई हैंडबॉल महासंघ और एशियाई हैंडबॉल महासंघ के अलावा भारतीय हैंडबॉल महासंघ के सहयोग से इसको शुरू किया जाएगा। पावना स्पोर्ट्स के द्वारा इसको प्रमोट किया जा रहा है। तो प्रमोटर है पावना स्पोर्ट्स। भारतीय महिला हैंडबॉल लीग की कप्तान ज्योति शुक्ला ने उम्मीद जताई है कि इस लीग से खिलाड़ियों को अनुभव प्राप्त होगा और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ उनको खेलने का अवसर मिलेगा, जिससे टीम के प्रदर्शन में सुधार आएगा। वर्तमान में भारतीय हैंडबॉल महिला टीम एशिया में 5वें स्थान पर है। पिछले वर्ष 2023 में जॉर्डन में आयोजित एशियाई प्रेसिडेंट कप में भारतीय महिला हॉकी टीम ने पहली बार खिताब जीता था। ठीक है, भारतीय हैंडबॉल संघ की बात करें तो 1972 में इसकी स्थापना हुई थी और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स पर फेयर प्राइस शॉप का पायलट प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है। डिजिटल इंडिया पहल के एक भाग के रूप में भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश के ऊना और हमीरपुर जिले में उचित मूल्य की दुकानों को ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स में शामिल करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट कार्यक्रम शुरू किया है। पायलट प्रोजेक्ट में 11 FPS में लॉन्च किया गया है, जिसमें 5 ऊना जिले में और 6 हमीरपुर जिले में स्थित हैं। उचित राशन की दुकानों की बात करें, फेयर प्राइस शॉप की बात करें तो इसमें सार्वजनिक वितरण की दुकान या उचित मूल्य की दुकान जिसे कहा जाता है, भारत सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त दुकानें हैं जो भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली का हिस्सा हैं, जो गरीबों को रियायती मूल्य पर राशन वितरित करती हैं। यह लाइसेंस आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत जारी किया जाता है और इस शब्द की परिभाषा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 2 सब क्लॉज 4 में पाई जाती है। फरवरी 2024 में किसने एकीकृत समुद्री जीवन रक्षा प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 फरवरी 2024 को गोवा में ONGC संस्थान में
एकीकृत समुद्री जीवन रक्षा प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। यह अत्याधुनिक केंद्र समुद्री सर्वाइवल प्रशिक्षण इकोसिस्टम की दिशा में भारत के लिए उपलब्धि प्राप्त करने में महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि इससे पहले भारतीयों को इस क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। इसमें प्रतिवर्ष 10 से 15,000 कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। कृत्रिम और नियंत्रित कठोर मौसम की स्थिति में किया गया अभ्यास प्रशिक्षुओं का समुद्री सर्वाइवल कौशल को बढ़ाता है। इस कार्यक्रम का आयोजन गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 के उद्घाटन के दौरान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 फरवरी को गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह, जिसका आयोजन 6 से 9 फरवरी 2024 तक किया जा रहा है। भारत ऊर्जा सप्ताह देश की सर्वोच्च और एकमात्र विशिष्ट ऊर्जा प्रदर्शनी और सम्मेलन है, तो इसके दौरान इसका उद्घाटन किया गया। केंद्र सरकार 2014 से पहले देश में हुए आर्थिक कुप्रबंधन पर कौन सा पत्र जारी करने की घोषणा की है? तो ये श्वेत पत्र जारी करेगी केंद्र सरकार। नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने 2014 से पहले देश में हुए आर्थिक कुप्रबंधन पर एक श्वेत पत्र जारी करने की योजना बनाई है। 2014 से पहले मौजूदा सरकार का नेतृत्व यूपीए सरकार के पास था और इस उद्देश्य से संसद के बजट सत्र को एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया है, जब ये श्वेत पत्र सदन में लाया जाएगा। श्वेत पत्र क्या होता है? तो श्वेत पत्र ऐसे दस्तावेज हैं जो भविष्य के कानून के लिए सरकार की प्रस्तावित नीतियों की रूपरेखा को तैयार करते हैं। श्वेत पत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1922 में चर्चिल श्वेत पत्र को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया था और उसी समय ये पहली बार प्रयोग किया गया था। ब्रिटिश सरकार में श्वेत पत्र आमतौर पर अधिक व्यापक ब्लू बुक का छोटा संस्करण है। तो ब्लू बुक ब्रिटेन के द्वारा जारी किया जाता है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और इसका छोटा रूप भारत में श्वेत पत्र जारी किया जाता था और उसी का प्रचलन अभी भी भारत सरकार करती है। ये दोनों शब्द दस्तावेज कवर के रंग से आते हैं, ठीक है। तो जैसे जो पत्र होता था उसका कलर श्वेत होता था, जबकि ब्रिटेन में जो आता था वो ब्लू कलर का होता था, ठीक है। तो कलर के आधार पर ये नाम रखे गए हैं। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 पारित हुआ है। तो ये लोकसभा से पारित हो गया है, उसके बाद ये राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा और जब ये दोनों से पास होकर के अगर राष्ट्रपति की इसको मंजूरी मिल जाती है तो ये कानून बन जाएगा। लोकसभा में पेपर लीक सहित सरकारी भर्ती परीक्षा धोखाधड़ी को रोकने के लिए सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 नामक एक धोखाधड़ी विरोधी विधेयक पारित किया गया है। इसमें न्यूनतम 3 से 5 साल की जेल की सजा होती है और इसमें धोखाधड़ी का अपराध संगठित करने वाले को न्यूनतम 5 से 10 साल की जेल की सजा और 1 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान है, ठीक है। तो अगर कोई सिंगल व्यक्ति करता है तो उसको 3 से 5 साल की सजा है, कोई संगठित रूप से करता है तो 5 से 10 साल की सजा है और 1 करोड़ का जुर्माना इसमें करने का प्रावधान किया गया है। सरकार का लक्ष्य सार्वजनिक परीक्षा प्रणालियों को पारदर्शी, निष्पक्ष और विश्वसनीय बनाना है। 14वां दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन अगरतला, त्रिपुरा में किया जा रहा है। दिव्यांग उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए 14वें दिव्य कला मेले का आयोजन 6 से 12 फरवरी 2024 तक अगरतला, त्रिपुरा में किया जा रहा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार का दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की मदद से इसका आयोजन करता है, ठीक है। तो जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है वो इन दोनों की मदद से इसका आयोजन करता है। इसके माध्यम से देश भर के दिव्यांग उद्यमियों और कारीगरों को उनके उत्पादों के लिए कौशल शिल्प का प्रदर्शन किया जाता है। इससे पहले 12वें मेले का आयोजन सूरत में 29 दिसंबर से 7 जनवरी 2024 तक किया गया था और 13वें मेले का आयोजन 12 से 21 जनवरी 2024 तक नागपुर में किया गया था और अब ये 14वां मेला अगरतला, त्रिपुरा में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। प्रथम बिमस्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 6 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में बिमस्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2024 की शुरुआत की है। पहली बिमस्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन 6 से 9 फरवरी 2024 तक किया जा रहा है। इसका आयोजन नई दिल्ली के श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स में किया जा रहा है। एक्वेटिक्स का मतलब होता है जो जल से संबंधित खेलकूद होते हैं उससे, ठीक है। इसमें 20 वर्ष से कम आयु के वर्ग के प्रतिभागी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। इसमें कुल 3 खेल स्पर्धाओं में, जिसमें तैराकी, वाटर पोलो और डाइविंग स्पर्धाएं शामिल हैं, इसमें कुल 39 पदक प्रदान किए जाएंगे और 9 ट्रॉफियां भी दी जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में चौथे बिमस्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान भारत में बिमस्टेक यूथ वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिताओं के आयोजन की घोषणा की थी और ये पहली बार 2021 में आयोजित होने वाले थे, लेकिन कोरोना के कारण ये बढ़ करके अब 2024 में इनका आयोजन पहली बार किया जा रहा है, ठीक है।
बिमस्टेक की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। वर्तमान में इसके महासचिव हैं इंद्रमणि पांडे जो भारत से हैं और इसकी स्थापना 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा के माध्यम से की गई थी और बांग्लादेश के ढाका में इसका सचिवालय है और इसके 7 देश सदस्य हैं जिसमें बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, म्यांमार और थाईलैंड शामिल हैं। हाल ही में अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित हुए हैं, तो ये हुए हैं नायब बुकेले। अल सल्वाडोर में लंबे समय से चली आ रही गिरोह हिंसा के खिलाफ अपने सख्त रुख के कारण मजबूत समर्थन के साथ नायब बुकेले ने हाल ही में चुनावों में निर्णायक जीत हासिल की है। अल सल्वाडोर की बात करें तो सान साल्वाडोर यहाँ की राजधानी है और बिटकॉइन यहाँ की मुद्रा है और बिटकॉइन को अपनाने वाला ये दुनिया का पहला देश बना था। राजभाषा यहाँ की स्पेनिश है। ठीक है, तो ये है अल सल्वाडोर और इसकी सान सल्वाडोर यहाँ की राजधानी है। अब हम अन्य महत्वपूर्ण खबरों को देख लेते हैं, जिसमें पहली खबर है ऑस्ट्रेलिया में प्रमुख भारतवंशी वकील गिरिधरन शिवरामन को ऑस्ट्रेलियाई मानवाधिकार आयोग का नया नस्ल भेदभाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। एशियाई विकास बैंक ने भारत के लिए अपने नए देश निर्देशक, ठीक है, भारत में एडीबी का नया निर्देशक मियो ओका को नियुक्त किया है। आईआरसीटीसी ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रामायण सर्किट ट्रेन की शुरुआत की है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी ओईसीडी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत के विकास दृष्टिकोण को 6.2% बढ़ा दिया है। ठीक है, पहले यह अनुमान इसने 6.1% का लगाया था, तो इसने बताया है कि अब भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 6.2% की दर से आगे बढ़ेगी। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.4% तक पहुंच जाएगा, ऐसा बताया है, जबकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित सरकार के 5.1% के लक्ष्य से अधिक है। ठीक है, तो जो निर्मला सीतारमण है उन्होंने बजट में 5.1% रहने का अनुमान लगाया था, जबकि फिच रेटिंग ने जो अनुमान लगाया है उसके अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा 5.4% तक रहेगा 2025 में। तेलंगाना फुटबॉल एसोसिएशन को फीफा फुटबॉल विश्व कप के लिए क्वालिफायर मैच कराने का अवसर मिल गया है और यह मैच कुवैत और भारत के बीच 6 जून 2026 को होगा। ठीक है, सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने पुणे के डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल, जिसे कलाम एंड कवच कहा जा रहा है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी नामक पुस्तक का अनावरण किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 फरवरी को बैंकिंग प्रणाली के भीतर तरलता घाटे में लगभग 1.40 लाख करोड़ की कमी की रिपोर्ट दी है, जो जनवरी 2024 में हाल ही में उच्चतम स्तर 3.46 लाख करोड़ से काफी कम है। महाराष्ट्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड, तो ये कंपनी है एनएचएआई की स्वामित्व वाली कंपनी है। ठीक है, तो इसने 40 रोपवे परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय रोपवे कार्यक्रम पर्वतमाला के तहत रोपवे के माध्यम से कनेक्टिविटी और पर्यटन के विकास को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ समझौता किया है। ईरान ने पर्यटन और वैश्विक जुड़ाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 4 फरवरी 2024 को भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है। भारतीय पासपोर्ट धारक हर 6 माह में 15 दिनों की यात्रा ईरान की कर सकते हैं बिना वीजा के। ठीक है, तो ईरान ने वीजा की आवश्यकताओं को खत्म कर दिया है भारतीय पर्यटकों के लिए। तो दोस्तों ये थे हमारे 8 फरवरी 2024 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। धन्यवाद।